Bounded on all types, its type by sea except northern side, which is continuous with the Sahara Desert, the largest desert in the world. Whole Africa lies with tropics. The condition of life remains uniform. It has big rivers, mountain, grassy plains, and tropical forest. ये सब कुछ इसके अंदर पाया जाता है. In January, temperature ranges from 20 to 30 degree with still high temperature in Central Africa. अब सेंट्रल अफ्रीका जो है वो ऑलमोस्ट इक्वेटर के पास लाई करता है, तो उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा. जी, पेलियोट्रॉपिक या इथोपियन रीजन की हम लोग बात करें. नियार्कटिक रीजन, पेलार्कटिक रीजन और इंडियन रीजन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. जी, कंपोजिशन ऑफ इथोपियन रीजन. इट कंटेन 161 फैमिलीज ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स. African scene is pictured with herd of large mammals like gorillas, chimpanzees, monkeys, giraffes, bobbies, antelopes, zebras, lions, leopards, rhinoceros, hippopotamus, elephants, and hyenas. 12 families are endemic to this region: Hippopotamidae, Giraffidae, Oreopteropidae, Potamogolidae. ये स्पीशीज़ जो हैं यहाँ इसकी एंडेमिक हैं. 12 स्पीशीज़. बर्ड्स आर वेरी न्यूमेरस, इंक्लूड कुकूज, हॉर्नबिल्स, वुडपैकर्स, किंगफिशर्स, बी ईटर्स, वीवर बर्ड्स, ओरियोल्स, आउल्स, गोटसक्कर्स, पिजन्स, पैरट्स, फीजेंट्स, सनबर्ड्स, गिनिया फाउल्स, सेक्रेटरी बर्ड्स, and ostriches. 6 families are endemic to this region, including ostriches, secretary birds, hammerhead, crested torcos, mousebirds, and helmet shrikes. रेप्टाइल्स की बात करें तो इसमें टर्टल्स हैं, एगामिड्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, मॉनिटर लिजर्ड्स हैं, पाइथन्स हैं, वाइपर बोआज हैं. Out of 50 of chameleon in the world, 46 are present in this region. Giddles lizard are endemic to this region. Amphibians की बात करें तो लेस इंस्टिंक्टिव फ्रॉग टोड्स जो हैं वो कॉमन है, लेकिन टेल्ड एम्फीबियंस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. क्लॉड टोड जो है वो एंडेमिक है इस रीजन का. कंपोजिशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन रीजन की बात करें तो इस रीजन ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया को कवर करता है, टस्मानिया को कवर करता है, न्यू गिनिया को कवर करता है, फ्यू स्मॉलर आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशियन आर्चिपेलागो को कवर करता है. न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस रीजन. फिजिकल फीचर क्लाइमेट की बात करें अगर हम, दिस रीजन इज़ पार्टली ट्रॉपिकल एंड पार्टली टेम्परेट. इसके कुछ हिस्से ट्रॉपिकल हैं और जुज़वी तौर पर टेम्परेट है. रीजन इज़ यूनिक इज़ हैविंग नो लैंड कनेक्शन विद एनी अदर रीजन. ये आइलैंड्स पर मुश्तमिल है, इसके साथ कोई लैंड कनेक्शन मौजूद नहीं है. न्यू गिनी एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर ट्रॉपिकल. न्यू गिनी और नॉर्थ पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल है विद हाई समर टेम्परेचर और कवर्ड विद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जबकि साउदर्न पार्ट जो है वो इसका टेम्परेट क्लाइमेट है, फॉरेस्ट यूकलिप्टिस और हार्डवुड के दरख्तों वाला. इंटीरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कंसिस्ट ऑफ हॉट एरिड प्लेन्स एंड डेजर्ट. ऑस्ट्रेलिया का जो मिड है या सेंट्रल पार्ट है वो हॉट एरिड प्लेन्स और डेजर्ट पर मुश्तमिल है. जी, कंपोजिशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन रीजन में जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दिस रीजन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एंड प्रेजेंस ऑफ प्राइमेटिक फॉर्म्स. यहाँ पर प्लेसेंटल मैमल्स नहीं होते, जबकि प्रेजेंस ऑफ प्राइमेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं. प्राइमेटिव फॉर्म्स इंक्लूड मैमल्स सच एज मोनोट्रीम्स, एग-लेइंग मैमल्स, मार्सुपियल पाउच्ड मैमल्स, बर्ड्स सच एज कैसूरीज, इमोज, टूथ-बिल्ड पिजन्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज. जबकि रेप्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पर स्केल फुटेड लिजर्ड है, फिश लाइक न्यूसेराटोडस, लंग फिशीज, फ्रेश वाटर मसल, ट्राइगोनिया और माउंटेन श्रिम्प यहाँ पर पाए जाते हैं. हेंस ऑस्ट्रेलियन रीजन इज़ ऑफन रेफर्ड एज वेरिटेबल म्यूजियम ऑफ आर्काइक एनिमल्स. यहाँ पर ओल्ड प्राइमेटिव टाइप्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए इसको आर्काइक एनिमल्स का वेरिटेबल म्यूजियम कहते हैं. द ऑस्ट्रेलियन रीजन हैज़ 134 families of terrestrial vertebrates, of which 30 are unique to this region. The 30 endemic families are composed of 8 mammals. इसमें 8 मैमल फैमिलीज़ हैं, 17 बर्ड फैमिलीज़ हैं, 3 रेप्टाइल हैं और 2 एम्फीबियन फैमिली यहाँ के एंडेमिक हैं. Although there are rabbits, rats, foxes, mice which have been introduced by man,
यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानदार भी हैं जो कि ह्यूमन ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। बट द मोस्ट कॉन्स्पिशियस एंड वाइड स्प्रेड मार्सुपियल जैसे कंगारूज हैं, वालाबीज़ हैं, बैंडिकूट्स हैं, फैलेंजर्स हैं, वॉम्बैट्स हैं, ये क्या हैं, ये नेचुरली यहाँ पर प्रेजेंट है। टू यूनिक फैमिलीज ऑफ मोनोट्रीम्स एज मोनोट्रीम्स यानी कि ओविवी पेरिस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एग ले करते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। डकबिल प्लेटिपस और स्पेनी एकिडना या एंटीटर बोथ आर एग लेइंग मैमल्स। Bird fauna is very rich. Parrots and pigeon have great diversity. Parrots have 3 families: cockatoos, lories और pygmy parrots यहाँ पर पाए जाते हैं। ट्रोगोन्स, कोकोस, किंगफिशर्स और हनी ईटर्स जो हैं यहाँ पर वाइड स्प्रेड हैं। 10 families of birds are unique and include flightless birds, यहाँ पर ईमस और कैसूरीज वगैरह हैं। हनी सक्कर्स हैं जी, आयर बर्ड्स हैं, उसके साथ साथ बोअर बर्ड्स हैं, टूथ बिल्ड पिजन्स हैं और बर्ड ऑफ पैराडाइज है। देयर इज़ नो फिजेंट, नो वुडपैकर, नो बारबेल और नो फिंचेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। 2 families ऑफ रेप्टाइल्स आर एंडेमिक विच इंक्लूड फ्लाई रिवर टर्टल्स और स्केल फुटेड लिजर्ड्स। ये 2 टाइप के रेप्टाइल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एंडेमिक हैं। देयर आर 250 स्पीशीज़ ऑफ लिजर्ड्स बट ऑल आर स्मॉल साइज़ हैं। सिर्फ एक लिजर्ड कैपिटल जो है वो बड़े साइज़ की है, कॉन्स्पिशियस है, इसको कोमोडो ड्रैगन कहते हैं। एम्फीबियन फ्यू है जी, कॉमन फ्रॉग है, ट्री फ्रॉग है जी, 100 फैमिलीज़ हैं। टेल्ड एम्फीबियंस जो है यहाँ पर एब्सेंट है। फ्रेश वाटर फौना जो है वो बहुत पुअर है। 3 लिविंग लंग फिशेज़ की फैमिली में न्यूसेराटोड जो है वो क्वीनलैंड की के जो रिवर्स हैं उनमें न्यूसेराटोड को फाइंड किया जाता है। न्यूट्रॉपिक रीजन, द होल ऑफ साउथ अमेरिका, मोस्ट ऑफ मैक्सिको एंड द वेस्ट इंडीज़ मेक अप न्यूट्रॉपिक रीजन। इट इज़ ज्वाइन बाय न्यार्कटिक बाय सेंट्रल एस्मस। ये न्यार्कटिक रीजन से जो है वो पैनामा के ज़रिए जुड़ा होता है, जिसको सेंट्रल एस्मस कहते हैं, या जिसको अमेरिकन आइलैंड्स भी कहते हैं। एंड सेपरेटेड बाय ऑल अदर रीजन्स बाय सी, और दूसरे सारे रीजन से ये सी से सेपरेट किया जाता है। फिजिकल फीचर एंड क्लाइमेट, दिस रीजन इज़ मोस्टली ट्रॉपिकल बट द साउदर्न रीजन जो है वो इसका टेम्परेट जोन में लाई करता है। अमेजन हैव हाई रेनफॉल all around the year. Its tropical rainforests are far more extensive and luxurious than any other part of the world. अमेज़ोन के जो है वो रेनफॉल सबसे ज़्यादा है और इसके जो फॉरेस्ट हैं वो सबसे लग्जरियस है दुनिया भर में। डेजर्ट्स जो है वो डेजर्ट कम्प्लीटली एब्सेंट है इस रीजन में। जी, हम बात करें हैं न्यूट्रॉपिक रीजन की। ये रहा हमारा न्यूट्रॉपिक रीजन। इस रीजन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ट्रॉपिकल रीजन पे है, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो टेम्परेचर की तरफ टेम्परेट रीजन में चला जाता है। एस्मस के साथ जुड़ा हुआ न्यार्कटिक रीजन से, जबकि बाकी सारी दुनिया से सी के ज़रिए सेपरेटेड है। अमेज़ोन जो है ये सबसे बड़ा जंगल है, सबसे लग्जरियस जंगल है, सबसे ज़्यादा वैराइटीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं और इस पूरे रीजन के अंदर कोई एक भी डेजर्ट प्रेजेंट नहीं है। जी, न्यूट्रॉपिक रीजन की अगर हम लोग फिजिकल जोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, रीजन इज़ रिच विद डाइवर्स एंड स्पेसिफाइड फॉना ऑफ 155 फैमिलीज ऑफ वर्टिब्रेट ऑफ विच 39 आर एंडेमिक। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एंडेमिक फैमिलीज़ जो हैं वो इस रीजन के अंदर है जी। मैमल्स बैट्स के अलावा रिप्रेजेंटेड बाय 32 फैमिलीज़, जिसमें से 16 यहाँ के एंडेमिक हैं। मैमल्स के अंदर इडेंटेटा जो है उस इडेंटेटा की 3 फैमिलीज़ हैं, स्लॉथ्स हैं, आंट ईटर्स हैं और आर्मडिलोज हैं। साउथ अमेरिकन मंकीज़ जो हैं वो यहाँ पर डाइवर्स हैं। दे आर ब्राइटली कलर्ड हैं, फ्लैट नोज है, स्मॉलर इन साइज़ हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वर्ड, जबकि ओल्ड वर्ड के अंदर जो है वो इनके उल्ट पाए जाते हैं, लार्जर इन साइज़ होते हैं, डल इन कलर होते हैं, फ्लैट नोज़ तो है, इनका भी फ्लैट नोज होता है, लेकिन वो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ कहलाते हैं। देयर आर 11 एंडेमिक फैमिलीज ऑफ रोडेंट्स एंड 5 ऑफ बैट्स इंक्लूडिंग वैम्पायर। यहाँ पर ब्लड सकिंग या वैम्पायर बैट्स भी प्रेजेंट हैं। ये 11 स्पीशीज़ हैं, 11 जो है एंडेमिक फैमिलीज़ है रोडेंट्स की और 5 हैं बैट्स की। बर्ड्स की बात करें तो रीजन के अंदर सोरिच है जी। स्ट्रेंज दैट समटाइम्स साउथ अमेरिका इज़ कॉल्ड एज बर्ड कॉन्टिनेंट। यहाँ पर बर्ड्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको बर्ड कॉन्टिनेंट भी कंसिडर किया जाता है। अमेरिकन ऑस्ट्रिचेस या रियाज जो हैं वो और इनके अलावा टेनामस जो हैं ये एक्सक्लूसिव हैं, ये यूनिक करैक्टरिस्टिक हैं इस रीजन की। बर्ड्स सच एज टोकॉन्स हैं, मकाउस हैं, पैरट्स हैं, ऑयल बर्ड्स हैं, ट्रम्पीटर्स हैं, उनके अलावा हेजिन्स हैं। हमिंग बर्ड्स आर फाउंड इन दिस रीजन, वो इस रीजन में पाए जाते हैं। सॉन्ग बर्ड कोई नहीं पाया जाता, सिर्फ कोयल पाई जाती है और यहाँ पर कोई फीजर्ड फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव नहीं पाया जाता। रेप्टाइल्स आर अबंडेंट, रेप्टाइल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। रिच इन दिस रीजन, वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉपिक रेप्टाइल्स आर डोमिनेटेड बाय क्रोकोडाइल्स
siamans, mud turtles, side-necked turtles, geckos, agamid, lizards, tigers, anaconda, snakes, boas, pit vipers and coral snakes. एम्फीबियंस जो है इसमें ट्री फ्रॉग्स हैं, कॉमन फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, टेल्ड एम्फीबियंस जो हैं वो सिर्फ एक जीन्स ओइडिपस इसके अंदर प्रेजेंट है। फ़िश की बात करें, फ़िश फाउना डोमिनेटेड बाय जहाँ कैरासिन्स हैं, इसके अलावा जिम्नोटिड्स हैं और कैट फिशेज़ हैं। यहाँ पर कोई सिल्वर कार्प यानी कि कैप्रिनिडी फैमिली में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है जी। नियार्कटिक रीजन की बात करें, इसका एक्सटेंट देखें, नियार्कटिक रीजन जो है ये होल ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका, यूएसए और एक्सटेंड साउथ है एज अ मिडल ऑफ द मैक्सिको तक ये करता है। इट इंक्लूड्स होल ऑफ ग्रीनलैंड, इसके अंदर सारे का सारा ग्रीनलैंड आता है। फिजिकल फीचर और क्लाइमेट ग्रीनलैंड इज़ एंटायरली आर्कटिक, ये आर्कटिक रीजन है। इज़ बरीड कम्प्लीटली बीनीथ अ मास ऑफ आइस ऑफ अननोन थिकनेस, ये आइस के नीचे दबा हुआ है और उसकी आइस की थिकनेस मालूम नहीं है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ कम्पोज ऑफ मिक्सड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ईस्टर्न पार्ट जो है नॉर्थ अमेरिका का ये मिक्सड और डेसिडियस फॉरेस्ट से मिलकर बनता है। मिडिल पार्ट इज़ कम्पोज ऑफ ग्रासलैंड, जिसका मिडिल पार्ट है ग्रासलैंड पर मुश्किल रहता है। इन नॉर्दर्न पार्ट देयर इज़ अ ग्रेट स्ट्रेच ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट की ग्रेट स्ट्रेच से बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। इन नॉर्दर्न पोर्शन द विंटर टेम्परेचर इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ फाउंड कॉरस्पॉन्डिंग लैटिट्यूड इन यूरोप, जो कि इसी लैटिट्यूड पर यूरोप में पाए जाने वाले टेम्परेचर से बहुत हद तक कम है। लाइफ इज़ वेरी स्कार्स इन दिस रीजन, फ्यू एनिमल्स कैन सर्वाइव इन फ्रोजन सॉइल, अब इस फ्रोजन सॉइल के अंदर बहुत कम इंडिविजुअल जो हैं वो जिंदा रहते हैं। टुंड्रा का ज़्यादातर एरिया है तो बर्फ़ से ढका रहता है साल के ज़्यादातर हिस्सों में, थोड़े से देर के लिए वो आइस कवर जो है वो रिमूव होता है, उतनी देर में वो जो है वो रेंडियर मोस पैदा होती है, उस रेंडियर मोस को वो सुखा के रख लेते हैं और फिर उसको सारा साल चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जी। जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दिस रीजन पोजेस 120 फैमिलीज ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, टोटल 120 फैमिलीज़ पाई जाती हैं जिनमें से 26 मैमल्स हैं, 59 बर्ड्स हैं, 21 के करीब रेप्टाइल्स और 14 सिर्फ 5 फैमिलीज यहाँ के एंडेमिक हैं। मैमल्स में बात करें तो एप्लोडोन टीडी, सेवेलिड्स हैं, एंटीलोकार्पिडी हैं, प्रोगहॉर्न बग्स हैं, और बर्ड्स की बात करें तो कैमिडी हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो एनिलिडी हैं, और एम्फीबियंस की बात करें तो सेरेनिडी, ये यहाँ पर पाए जाने वाले यहाँ की एंडेमिक्स की बात करें। इन एडिशन टू एंडेमिक फैमिलीज देयर आर सेवरल ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इनके साथ साथ यहाँ पर बाकी बहुत सारे भी इंडिविजुअल्स हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अमंग मैमल्स इंक्लूड हैप्लोसीरस, हैप्लोसीरस है, बाइसन है, अर्सस है, कैरिबो है, स्कैलॉप्स है, टैक्सीडी है, आर्माडिलोज हैं, ओपोसम, डियर वगैरह। बर्ड्स के अंदर इंपॉर्टेंट हैं जी, वुड वार्बल्स हैं, रेड कार्डिनल्स हैं, टर्कीज़ हैं, ग्रोज टैनेजर्स हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, हॉक्स हैं, पेलिकन्स हैं, हिरॉन्स हैं, क्रेन्स हैं, वल्चर्स हैं, सैंड पाइपर्स हैं और किंगफिशर्स हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, स्नैपिंग एंड मस्क टर्टल्स, गेकोस हैं, एंगुइड्स हैं, स्किंक्स हैं, हेलोडर्मा है और गार्टर स्नैक है, रैटल स्नैक्स हैं और कोरल स्नैक्स हैं। एम्फीबियन की बात करें तो टेल्ड एम्फीबियन सच एज सैलमेंडर्स हैं, एक्जोलोटिस हैं, उसके अलावा साइरेंस हैं, फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, ये बहुत आम यहाँ पर पाए जाते हैं। ट्रांजिशनल एरियाज, अब हर जूग्राफिकल रीजन को हम लोगों ने तकरीबन यहाँ पर आज डिस्कस कर लिया। अब उन जूग्राफिकल रीजन्स के दरमियानी इलाके भी पाए जाते हैं जो कि ट्रांजिशनल एरियाज़ कहलाते हैं। देयर आर 6 जूग्राफिकल रीजन्स, ईच मोर और लेस सेपरेटेड फ्राम वन अनदर बाय वाटर, माउंटेन रेंज और डेजर्ट, वो एक दूसरे के साथ वाटर, माउंटेन रेंज या डेजर्ट से सेपरेटेड हैं, लेकिन इनके बावजूद भी इन बिटवीन सम रीजन्स हाउएवर आर प्रेजेंट ट्रांजिशनल एरियाज़, यहाँ पर ट्रांजिशनल एरियाज़ प्रेजेंट हैं वेयर द फौना एंड फ्लोरा ऑफ टू नेबरिंग रीजन्स आर पूरली सेपरेटेड, जो कि बहुत पूरली सेपरेट किए गए हैं, उनकी डिस्टिंक्शन जो है इतनी ईजिली पॉसिबल नहीं है। एथोपियन और पिलार्कटिक रीजन में नॉर्थ अफ्रीका का रीजन जो है ये है जी पहला, दूसरा है जी नियार्कटिक और न्यूट्रॉपिक के अंदर सेंट्रल अमेरिका का रीजन, तीसरा ओरिएंटल और इथोपियन का ईस्टर्न एशिया का रीजन, और ओरिएंटल और एशियन का मलायन रीजन, ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन का मलायन आर्चिपेलागो वाला रीजन। मलायन आर्चिपेलागो की बात करते हैं जी। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू 6 रीजन्स इट वाज फाउंड डिफिकल्ट टू नो वेयर टू ड्रॉ लाइन बिटवीन ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन। The main continents of the two regions are separated from one another by a string of islands collectively called as Malayan Archipelago.
अब जो इतने सारे आइलैंड्स हैं उनके अंदर से एक स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स है जिसको मलायन आर्शिपेलागो कहते हैं, विच आइलैंड बिलोंग्स टू विच ग्रुप। अब इन आइलैंड्स में से कौन सा जो आइलैंड है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। देयर इज़ नो डाउट दैट लार्ज आइलैंड्स ऑफ सुमात्रा, बर्नियो, जावा, ये जो है ये ओरिएंटल का रीजन है, रीजन के हैं, जबकि न्यू गिनी और आरू आइलैंड्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन रीजन का हिस्सा हैं। लेकिन अब ऐसे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो दरमियान में बिल्कुल आते हैं, इनकी डिवीजन कैसे की जाएगी। जैसे स्लेब्स है, मेलाकस है, सेंगाई है, टेलाउड है और मैनी अदर्स हैं। तो इनकी जो फिटनेस है ये एल्फ्रेड रसल वेलेस ने पेश किया प्रपोज लाइन 1863 में, जिसको इमेजिनरी लाइन के वेलेस लाइन कहते हैं। टी एच हक्सले ने इसको नाम वेलेस लाइन दिया। वेलेस लाइन के अंदर जावा, बर्नियो, मिंडाना मिंडानाओ और बाली आइलैंड्स जो हैं वो ओरिएंटल रीजन में, जबकि सेलेक्ट, सागी, तलाउड, लैम्बोक और दूसरे रीजन जो हैं ये दूसरे आइलैंड्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर पाए जाते हैं। ये लाइन आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये वेलेस लाइन कहलाती है, वेबर्स लाइन। In 1904, another line was drawn between Oriental Australian region called Weber's line by Dr. Max Weber. डॉक्टर मैक्स वेबर ने एक लाइन गुजारी जिसको वेबर्स लाइन कहते हैं। This line was mainly based on observation of the mollusk and mammalian fauna of the various islands and is located further east than Wallace line। ये Wallace line से भी further east की तरफ पाई जाती थी। अब Weber's line runs between Moluccas and Celebes and between KI आइलैंड एंड टीमर। ये है इसकी लोकेशन, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है। जियोलॉजिकली वेलेस लाइन मार्क्स ऑफ द ईस्टर्ली लिमिट ऑफ व्हाट वाज वंस अ लैंड मास ज्वाइंड बाय मलाया। ये लैंड मास जो ज्वाइंस टू मलाया था, लेकिन आज वो सिंक डाउन हो चुका है। एंड वेबर लाइन मोर लेस मार्क ऑफ वेस्टर्ली, ये जो है ये एक मशरकी साइड पे और दूसरी मगरबी साइड पे लाइन ड्रॉ कर दी गई है। बट द प्रॉब्लम राइजेज दैट व्हाट इज़ टू बी डन विद द आइलैंड्स दैट लाइज बिटवीन दीज टू रीजन्स। अब उन आइलैंड्स का क्या किया जाए जो इन दोनों के दरमियान में आ रहे हैं। तो दीज आइलैंड्स वर नेवर बीन अ पार्ट ऑफ ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन इन जियोलॉजिकल पास। अब वो किसी भी जो रीजन है उसका पास जियोलॉजिकल पास में नहीं रह चुका, हिस्सा नहीं रह चुका। मैनी ऑफ देम वर प्रोबेबली अंडर द सी फॉर मोस्ट ऑफ द सीनोजॉइक एरा। अब वो सीनोजॉइक एरा का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सी के अंदर रह चुके हैं। वैन दे एमर्ज एज ओशियानिक आइलैंड्स, वो जब एमर्ज हुए या वकूफ़ पज़ीर हुए या सामने आए ओशियानिक आइलैंड्स के तौर पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीनोजॉइक एरा, दे वर इंडिपेंडेंट आइलैंड, तब वो इंडिपेंडेंट आइलैंड्स के तौर पर थे। नेवर कनेक्टेड बाय लैंड टू आइदर ऑफ द कॉन्टिनेंट, और किसी भी कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं थे। colonization of transition elements, the middle islands have been colonized by migration across the sea from both east and west। ये दोनों साइड से ईस्ट और वेस्ट से जो है वो कोलोनाइजेशन का हिस्सा बने हैं। कंसिक्वेंटली दे ईच हैव इवॉल्व देयर इंडिविजुअल फाना विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम वन अनदर। वो इन्होंने अपना अपना इवॉल्व किया इंडिविजुअल फाना जो कि एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है, एंड डिफरेंट फ्राम मलाया और ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया और मलाया से भी डिफरेंट है। For example, celebs have very few mammals, no freshwater fish, no amphibians, some peculiar birds. Most of the mammals come from Asia. The bats, shrews, tracers, tarsier, monkeys, deer, civet, pigs and rats. Only phalangers are typical of Australia। ये phalangers जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के टिपिकल्स हैं जी। आइलैंड्स की यूनिक और डाइवर्सिफाइड स्पीशीज़ क्यों होती हैं? क्योंकि इनके कनेक्शंस कोई नहीं होते, तो ये स्पेसिफिकेशन होती रहती है, इनके अंदर स्पेशिएशन होती रहती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये बात पढ़ी है। स्ट्रेस सोल्यूशन है जी, डार्लिंगटन ने इससे सोल्यूशन दो तरीके से पेश किए। उसने कहा कि या तो एक लाइन ऐसी गुजरेगी, ओरिएंटल रीजन जो है वो नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन रिप्रेजेंटेटिव वुड बी वन सोल्यूशन, जिसको वेबर लाइन कहते हैं, या तो ये इसकी है। कह रहा है कि जी अ लाइन सेपरेटिंग आइलैंड्स। अच्छा जी, सोल्यूशन किस चीज़ का है जी? एट प्रेजेंट द सेपरेशन ऑफ ओरिएंटल ऑस्ट्रेलियन रीजन। इसको जो है ये डार्लिंगटन ने सजेशन पेश की, जिसको माना जो है इसने दो थ्योरीज पेश की। पहली लाइन जो है सेपरेटिंग आइलैंड विद द मेजॉरिटी ऑफ ओरिएंटल फॉर्म्स फ्रॉम दोज आइलैंड्स विद ग्रेटर नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन रिप्रेजेंटेड। ऐसी लाइन गुजारी है जिसमें ज़्यादातर जो आइलैंड्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन और जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के हों, तो ऐसी लाइन को वेबर लाइन कहते हैं। जबकि मोस्ट सर्टिफिकेट सोल्यूशन इज़ टू कीप द बोथ लाइन्स, इन दोनों लाइनों को रखा जाए, वेलेस और वेबर को, और एक मिडल से जो आइलैंड्स हैं उनको सेपरेट कर दिया जाए विलेसिया के तौर पर। बोथ द अबव सोल्यूशन हैव एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, परहैप्स रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजिशन एरिया। लेकिन इस जब भी हम जो है वो ट्रांजिशन एरियाज़ की स्टडी करेंगे, विलेसिया जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है।
जी जी। काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये अनदर बुक है जी जिससे हम लोग इसको एंटर कर रहे हैं। ये टेक्स्ट बुक की बुक है जो कि हम लोग इसके साथ साथ इसको भी थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। एवरी एरिया ऑफ अर्थ हैज़ इट्स एनिमल एंड और प्लांट लाइफ। हर दुनिया का हिस्सा जो है उसकी अपनी एनिमल और प्लांट लाइफ है। आइस कवर्ड पोलर रीजन्स, बैरन प्लेट्यूज, हॉट डेजर्ट्स हैं, उसके अलावा डैम फॉरेस्ट हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो ये एक या एक से ज़्यादा टाइप की लाइफ जो है वो रखते हैं अपने पास। द नंबर ऑफ़ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ इनॉर्मस। इसकी तादाद जो है वो वेरी करती है, ये नीचे तादाद दी गई है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन रीजन्स आर टर्म्ड एज बायोटा। तमाम ज़िंदा जानदार अजसाम को जो है ये बायोटा कहा जाता है। इनमें से जो एनिमल्स हैं उनको फौना, जबकि जो प्लांट्स हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है। बायोटा के क्लोज स्टडी जो है ये रिवील करता है कि नॉन ऑफ अ प्लांट और एनिमल स्पीशी अकर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते। ईच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू डेफिनेट रेंज और एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। वे ख़ास एरिया तक जो है वो पाया जाता है। रिस्ट्रिक्टेड है इन रेफरिंग टू जियोग्राफिकल रेंज, इट इज़ मेंट द एंटायर एक्सटेंट ऑफ लैंड और वाटर ओवर विच अ पार्टिकुलर स्पीशी नॉर्मली अकर। ये जियोग्राफिकल रेंज की डेफिनेशन है जी ऐसा एरिया या लैंड का या खुश्की का या पानी का ऐसा कता जहाँ तक एक स्पीशी नॉर्मली जा सके या रहती हो, उसको उसकी रेंज कहते हैं। द जियोलॉजिकल रेंज ऑफ एनी स्पीशी और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रेफर्स टू द अकरेंस ऑफ अ स्पीशी इन पास्ट इपोज एज वेल एज प्रेजेंट। इसके साथ साथ इकोलॉजिकल रेंज रेफर टू द मेजर बायोटिक कम्युनिटीज़, ये बायोटिक कम्युनिटीज़ को भी रेफ़र करती है। ऑफ विच द ऑर्गेनिज्म इज़ अ मेंबर, जिनका ऑर्गेनिज्म एक मेंबर है। फॉर एग्जांपल द मार्श रैबिट, ये मार्श रैबिट जो है एज अ जियोलॉजिकल रेंज बिगिनिंग विद पैलियोसीन से लेकर एंड एक्सटेंड टू द प्रेजेंट, आज तक प्रेजेंट है। दिस स्पीशीज़ लिमिटेड इन इट्स जियोग्राफिकल रेंज टू द साउदर्न स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वाइल्ड इकोलॉजिकल रेंज जो है वो थिकेट्स और मार्शी एरियाज़ हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल द इंडियन राइनोसेरस की बात करें तो ये जो है वो जियोलॉजिकल रेंज है जी बिगिनिंग विद मिडल मायोसीन पीरियड और एक्सटेंडेड टू द प्रेजेंट। इट्स इकोलॉजिकल रेंज इज़ द ग्रासलैंड्स एंड जंगल्स ऑफ फॉसिल्स ऑफ हिमालयाज। विद जियोग्राफिकल रेंज इज़ वेस्ट बंगाल एंड असम, इंडिया एंड नेपाल। जी। पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। A few animals are distributed throughout the world in all the climate zone or in at least one climate zone of all continents. Most of the continents के अंदर पाए जाते हैं। Animals that enjoy universal distribution are said to have a cosmopolitan distribution. For example, rats, bats, rabbits, cuckoos, earthworms, etc. are particularly found in all continents. Discontinuous distribution, those animals which are found to inhabit one or more areas which are widely separated, often by thousands of miles, but not present in the regions between them, are said to have discontinuous distribution. Some notable examples of discontinuous distribution are as follows. Tapiridae, they are represented today 4 species in South and Central America, while 1 species found in Malaya. Camelidae, camels are represented by only one genus Camelus, the true camels in Old World, and another genus Liama in South America. Rhinocerotidae, the rhinoceros which occur in Africa and India but not in the regions between them. Elephantidae, the elephants are represented by 2 genera today, namely Loxodontota, found in Africa, and Elephas found in India, Burma, Sri Lanka, and Indian border countries. Marsupial represented by 8 families, all confined to Australian region except opossum found in North and South America. Among birds, family Ratitidae provide excellent example of discontinuous distribution. Ostriches are found in deserts of Saudi Arabia and Africa, and allied genus Rhea inhabits the plains of South America. Casuaries and emus, another group of flightless birds, are found in the dense jungles of New Guinea. Kiwis, the smallest of all flightless birds, are restricted to New Zealand. Among reptiles, alligators, the member of crocodile family, occur in South America and China. Among amphibians, more restricted in their local range but also discontinuously distributed over the world, are Leopelmidae, a family of primitive frogs. One genus of the family is restricted to Northwest America and other to New Zealand. Among fishes, the so-called lungfishes belonging to family Dipnoi are the class Dipnoi are the classic example of discontinuity or discontinuous distribution. This group is represented today by only 3 living genera, and all are confined to southern land masses. Protopterus is found to inhabit marshes and swamps of Africa
and Lepidosiren inhabits the same ecological zone in South America. While Neoceratodus is found in rivers of Queensland, Australia, the fossils of these genera, however, have been found in the many continents including India and North America. Among invertebrates, the earthworm belonging to the genus Notodrillus has a genuine discontinuous distribution. It is found in New Zealand, Australia, southern tips of South America and South Africa. And Central America. Another classical example is strange arthropod Peripatus. It is found in tropical Africa, tropical America, Australia, New Zealand, and East Indies. Discontinuous distribution is one of the most interesting and puzzling problems of biogeography. It can be explained only by considering the nature and distribution of animals of past epochs in relation to the geographical history of the ancient seas and land masses. Again, the distribution is a dynamic process, and the distribution of an animal group today will not necessarily be the same tomorrow, for new species are always originating and they in their turn migrate from one centers of origin to separate spread to different areas as their predecessors have done in the past. Hence, the succession of the fauna is complicated phenomenon involving evolution, adaptive radiation, and the extinction of dominant groups and their subsequent replacement by other dominant elements of fauna. As can be seen from above examples, the various groups of animals had a continuous range in past, but today they exhibit discontinuous distribution. Such discontinuities of animals may be due to extinction of population in immediate and in intermediate groups for one or more of several reasons. Unfavorable ecological conditions such as predation, catastrophic destruction of habitats due to fire, flood, typhoon, etc. Severe climate conditions such as glaciation, competition with highly advanced and aggressive forms, the ability and opportunity to cross water barriers and establish separate population centers, the destruction of a former land bridges that existed at one time in the geological past between two regions or continents. Animals with a discontinuous distribution are generally members of group of ancient animals which had a worldwide distribution in the geological past and therefore are referred to as relics of the past. Darlington, the famous geographer, has concluded that an animal or group of animals can become discontinuous if discontinuously distributed in three ways: by reaching the oceanic islands across the water, या तो वो ओशियानिक आइलैंड्स जो है उनको क्रॉस करके अपना वाटर क्रॉस करके ओशियानिक आइलैंड्स पर पहुंच जाएं, बाय सबमर्जेंस ऑफ लैंड ब्रिजेस इन बिटवीन द रेंज, वो सबमर्जेंस ऑफ लैंड ब्रिजेस की वजह से, बाय द एक्सटेंशन ऑफ फॉर्म्स इन द इंटरमीडिएट एरियाज, या इंटरमीडिएट एरियाज़ की एक्सटेंशन की वजह से ख़त्म हो जाने से. एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन. Species which are restricted to a particular continent or part of it are called as endemics. For example, Gerat are confined to Africa south of Sahara only and are found nowhere else in the world. Thus, family Giraffidae will be referred to as endemic to Africa. It is interesting to note that 90% of fauna and flora of oceanic islands consist of endemic species. This is probably because of long isolation of these islands from mainland into the open sea. G. Methods of distribution or means of dispersal of animals. One of the basic principles of biogeography is that each species of an organism originated only once. हर स्पीशी जो है सिर्फ एक बार इवॉल्व की गई है. द पार्टिकुलर स्पीशी वर दिस अकर्ड इज़ नोन एज सेंटर ऑफ ओरिजिन. ये जो है ये सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाती है. थ्योरी. द एनिमल्स ऑफ ए लोकेलिटी दस आर नॉट देयर ड्यू टू हैबिट और क्लाइमेटिक कंडीशन. ये हैबिट और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वहाँ पर मौजूद नहीं है. सिंस एनिमल्स डू नॉट ऑलवेज अकर इन आल सूटेबल प्लेसेस बट दे हैव स्प्रेड फ्रॉम एन ओरिजिनल सेंटर ऑफ ओरिजिन. वो एक ही जगह पर जो है वो मौजूद थे, लेकिन अपने जो है वो क्या हुआ, अपने सेंटर ऑफ ओरिजिन से उनको स्प्रेड आउट होना पड़ा. वेयर द एंसेस्टर मल्टीप्लाइड एंड माइग्रेटेड आउटवर्ड्स इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, स्पेस, etc. एज ए नंबर इंक्रीज. जैसे इनका नंबर इंक्रीज करेगा फूड, शेल्टर और स्पेस के लिए वो क्या करेंगे, सेपरेट स्प्रेड होते जाएंगे. अकरेंस ऑफ एनिमल स्पीशीज इन एनी गिवन एरिया इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. The environment is conducive for its growth and within the range of its tolerance, and the species possess the ability to get there unless it originated in that particular area. तो या तो फिर क्या हो जाएगा, माहौल कंड्यूसिव होना चाहिए और स्पीशी वहाँ तक पहुँच सके, तो फिर क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पीशी वहाँ पर प्रोड्यूस, न्यू पॉपुलेशन वहाँ पर
स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली द एब्सेंस ऑफ एन एनिमल स्पीशीज़ फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया में बी ड्यू टू, ये भी कुछ खास वजूहत की बिना पर हो सकता है, जैसे इन इट्स एन एबिलिटी टू माइग्रेट और रीच द टू द गिवन एरिया ऑन अकाउंट ऑफ सम बैरियर। अगर वो एक बैरियर को किसी फिज़िकल क्लाइमेटिक या बायोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस ना कर सके, हैविंग रीच देयर इट वाज नेबल टू कम्पीट और सर्वाइव और मेंटेन इट सेल्फ, वो अपने आप को कम्पीट सर्वाइव या मेंटेन ना कर सके तो भी बिकॉज ऑफ लॉन्ग आइसोलेशन ये क्या हो जाए, स्पेशिएशन करके नई स्पीशी में तब्दील हो जाए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल काइंड रिप्रोड्यूस देमसेल्फ विद एस्टोनिशिंग रेट, वो बहुत स्पीड से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड सिंस नेचर हैज़ प्रोवाइडेड देम मीन्स ऑफ डिस्पर्सल दे टेंड टू एक्सपैंड देयर बाउंड्रीज ऑफ देयर रेंज, अपनी रेंज की बाउंड्री को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। एनिमल्स हैव जनरली फार मोर कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी और डिस्पर्सल, एनिमल्स के अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होती है। दैट प्लांट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम पोजेस सम मीन्स ऑफ प्रोग्रेशन और लोकोमोटरी ऑर्गन, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी असिस्टेड इन देयर मूवमेंट्स और डिस्पर्सल बाय बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स, अब इनको भी असिस्टेड जो है वो बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स के ज़रिए किया जा सकता है। सच ए डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड पैसिव डिस्पर्सल, जिसको एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स जो हैं वो इंड्यूस करते हैं या असिस्ट करते हैं, उसको पैसिव डिस्पर्सल कहते हैं। बायोटिक एजेंट्स इंक्लूड पैरासाइट्स और सिम्बायोट्स विच आर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय देयर होस्ट, अब इनके होस्ट उनको वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। एग्स एंड लार्वीज ऑफ मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स लाइक स्नेल फिशेज में बिकम अटैच टू फीड्स एंड फीदर ऑफ एक्वाटिक बर्ड्स, ये भी क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो सकते हैं। ये मीन्स हैं डिस्पर्सल के लिए, हैंस इजीली बी carried away to long distances. Abiotic agents include such as strong winds are responsible for transporting the cyst, eggs and larvae of many small insects. Small spider, even small birds may be blown away from the distance by severe storms or tornadoes. An animal float with water currents from one place to another. If an animal moves from one place to another by its own efforts or locomotory organs और इंटेंट इज कॉल्ड एक्टिव डिस्पर्सल। अगर कोई जानदार अपने सेल्फ पे या अपने लोकोमोटरी ऑर्गन की मदद से डिस्पर्स हो जाए तो ऐसी डिस्पर्सल को एक्टिव डिस्पर्सल कहते हैं। फैक्टर्स इंड्यूसिंग डिस्पर्सल, factors that induce dispersal or compel animals to migrate from one place to another include population pressure, lack of food supply, lack of space, adverse climatic conditions, sudden calamities such as fire, flood, typhoons, change of habitat, opening up of new areas elsewhere. Barriers to dispersal, yeah, factors controlling or limitizing dispersal. External factors that limit the dispersal or distribution of organisms are called barriers. Barriers are always relative because a barrier for one group of animal may well be a mean of dispersal for another. For example, water may be barrier for land animals but is not for aquatic animal organisms and those which possess power of flight. Similarly, land animals may have their movements restricted by higher mountains, but flying animals can always cross these barriers. Again, the barriers have not remained constant in geological past. Land masses and sea boundaries have shifted, providing either means of dispersal or creating barriers. Thus, groups of animals became isolated or dried out, or evolved into new species. For example, there are no camels in North America today, but their fossils are found in their abundance, indicating that once these animals were widely distributed throughout the North America. Barriers may be classified into three classes: physical barriers such as mountain, oceans, deserts, etc. Climatic barriers such as temperature, humidity, light. Biological barriers such as vegetation, predation, and competitor. Mountains. High extensive mountain ranges are effective topographical barriers which prevent the animal from crossing. For example, Himalayan mountain range is an effective barrier between India and Eurasia. On the southern side, we have moist, hot plains of India having elephants, rhinoceros, tigers, deers, and peacocks. Whereas on its northern side, climate being temperate, fauna include animals like oxen, sheep, pigs, and hyenas. Water bodies. Large water bodies such as vast oceans and sea channels form notable barriers to the distribution of such animals as amphibians, reptiles, and mammals. The fact that sea act as an effective barrier can be well illustrated by the example of Mozambique Channel, which separates Madagascar island from its mainland, Africa. The channel is only 40 km wide, 40 km wide, yet the faunae of two regions are quite different and distinctive.
To the modern amphibia, seawater is most effective barrier as salt is poisonous to these animals. Freshwater fishes are also prevented from uh, it by large water bodies of salt water. Large bodies of salt water. Water bodies, however, are not barriers for those animals which are sustained power of flight, like birds and bats. Deserts. Extensive dry deserts also become effective barriers. Most animals are unable to survive long periods without water, coupled with high temperature, and this being a critical factor prevents animals from crossing or living in deserts. For example, Sahara Desert affords a very good example. It forms the area of demarcation between Ethiopian and Palearctic region. In the south, animals like gorilla, zebra, giraffes, rhinoceros, elephants are found, whereas these elements were absent from its northern side. On the contrary, the north are present mammals such as goat, pigs, oxen, etc. Similarly, the Kalahari Desert is responsible for the distinctive fauna of Central Africa from that of the Cape of Good Hope, a province of South Africa at its southern tip. Climatic barriers. Temperature. Variability in thermal values is an important limiting factor that affects the distribution of animals. Low temperature prevents spread of cold-blooded animals towards poles. For example, reptiles and amphibians, which are primarily tropical, being very diverse and numerous, where temperatures are high and decrease in number towards colder regions. High temperature prevents animals adapted to a cold climate. Humidity. Some animals are to be found under very humid conditions only, while others prefer dry habitats. Many subterranean organisms found in damp soil would die within a short period if exposed to dry air. Likewise, the increase of moisture renders a region unsuitable for certain forms of life, in part due to swampy conditions, which may make the area impossible to creatures do not adapt it for them. Light has a far-reaching effect on organisms by affecting their several types of activities like growth, locomotion, migration, dispersal, etc. It has profound effect on in aquatic habitat. Numerous copepods and zooplankton exhibit circadian rhythms by showing diurnal changes in their vertical distribution in lakes and oceans. Light penetration in water bodies also affect the distribution of plants and consequently the animals. Biological barriers. Vegetation. Vegetation affect the distribution of animals directly as well as indirectly. Plants do not only provide food for animals, but specific types of habitat also. Most of animals are adapted to the particular habitat as we call life in forest, in grassland, in desert, and so on. Some animals can survive in many types of vegetation, but the majority are limited. Thus, depending upon the selective habits, they remain confined to areas with the vegetation of their choice. For example, European crested tits nested only in coniferous forest. Again, there are some animals called monophagic, feeding only on one single type of feed, or called as specialist. For example, panda is a denizen of forest and feeds on bamboo shoots only. Koala bear live in Australia regions and feed upon leaves of eucalyptus. Eucalyptus is not available. If eucalyptus is not available, the animal would die. Lack of vegetation very effectively limits the distribution of many animals. For example, primates such as monkeys, chimpanzees, gorillas prefer to live in forest where not only they need plenty of vegetation as a source of food, but the trees serve as a means of progression and shelter. Some forests, however, are so dense that they are impossible for large ungulates and hence form an effective barrier. On the other hand, arboreal animals will find open grassland as barrier for migration. Animals as a barrier. To some extent, various types of interaction between different groups of animals are also regulated their dispersal, such as animals prey on one another. Predators or carnivores may destroy herbivore populations. Animal parasitize one another. Tsetse fly limits the distribution of ungulates in Africa. Animals compete with one another for food, space, and nesting site. This seems to happen when two groups of animals have identical requirements. Means of dispersal.
In spite of the above said effective barriers, animals follow up a large number of long distance migratory routes for their dispersal. Land bridges, natural rafts, large ice masses favoring gulls and oceanic currents are common means of dispersal, which help in the dispersal of animals as explained below. Land bridges. Geological evidence indicates that land bridges have existed in the past for varying periods of time. These terrestrial connections between continental land masses provide a suitable migratory routes for land mammals. For example, in geological past, North America and South America had land connections between them, which was severed sometime in Jurassic period. Reformation of bridge again, which is known as today as Isthmus of Panama, in late Cretaceous period, allowed migration of a number of animals and plants from one continent to another. Natural rafts. Natural raft composed of big chunk of soil, associated vegetation, trees and other debris, all entangled together with the vines and rock and root systems of tree into a big mass, have been observed drifting like floating islands down the rivers and in the open sea. Similarly, large blocks of ice have been seen floating in the ocean. ये नेचुरल राफ्ट की एक मिसाल दी गई है जी। इसमें ये देखा गया ये मिट्टी का तोदा और इसके ऊपर मौजूद सारी की सारी लाइफ जो है वो एक मेन लैंड से पानी के रास्ते दूसरी मेन लैंड के करीब पहुंच गई है, जबकि जो बड़े जानदार हैं वो जंप करके मेन लैंड पर चले जा चुके हैं। Terrestrial animals, either accidentally or with intent, occasionally take passage upon such drifting material which enable them to accomplish long journeys over water. Natural raft have been observed carrying quite an assemblages of life such as. अब इसके ऊपर काफ़ी सारी टाइप्स की लाइफ जो है वो मूव करती हुई दिखाई गई है जी। जी नेक्स्ट है हमारे पास जियोग्राफिकल रियाम्स और जियोग्राफिकल रीजन्स। Science of biogeography is divided into two branches: phytogeography and zoogeography. Earth teems with life, mountains, prairies, and other every part of the land, seas, and inhabited by some of the other kinds of life. अब उसके साथ कुछ questions आ जाते हैं जी। Why marsupials are confined to Australia only? Why Africa has elephant, apes, antelopes, etc. in its fauna, while Brazil, having a similar environmental condition, has none of them, but instead possess animals like tapirs, sloths, and marmots. Why fauna of Great Britain and Japan, which are separated from thousands of miles, are very similar, whereas Bali and Lombok, which two Indonesian islands separated from 24 km only, the animals are much different. The climatic conditions of North and South poles are identical, yet penguins are confined to South Pole, while polar bears occur in North Pole. Why do the southern tip of South America, southeast corner of Australia, Tasmania and New Zealand share many groups of animals in spite of fact that these places are separated by a wide ocean gap? From the above referred example, it is clear that the present day distribution of animals do not depend entirely on the suitability of the environment, but the distribution of animals is governed by a number of laws which are very complex. Owing to the particularities of distribution shown by animals at that present day, it has been possible to divide whole surface of earth into a number of regions quite independent of mere geographical region consideration, each of which is characterized by certain features of its own, such as the presence or absence of particular group of animals. The first attempt to divide the earth into a number of horizontal life regions based upon the distribution of birds was made by Dr. P.L. Slater. उसने डिवाइड किया पैलार्कटिक रीजन, इथोपियन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, आर्कटिक, नियोट्रॉपिक रीजन कहा। पेलजिया उसने कहा पहले 4 को और बाकी 2 को उसने नियोजिया कहा। ये अक्सले सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ अर्थ इनटू 2 प्राइमरी रीजन्स, आर्क्टोजिया और न्यूटोजिया। ये बात हो चुकी है। अल्फ्रेड रसल ने क्या किया? द एब्सेंस ऑफ फॉसिल मैमल्स शोज अस फुली देन एनी अदर ग्रुप फीचर्स केयरफुल स्टडी ऑफ सच फॉल प्लस द नॉलेज ऑफ लिविंग फॉर्म्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ये वही चीज़ें सारी तकरीबन जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं हम लोग। वेलेसिस टाइम रिटेन द सेम क्लासिफिकेशन प्रपोज ने क्या किया? उनको सिर्फ नाम उसका चेंज कर दिया जी। ये बाकी ऑलमोस्ट सेम है जो हम लोग वहाँ पर पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट इज़ मोर लेस टेम्परेट है, फ्लक्चुएशन ऑफ रेनफॉल, ग्रेविटी वगैरह। लॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोगों ने ना पढ़ी।
हमारी स्लाइड्स के अंदर ये सारी बातें जो हैं वो तकरीबन मौजूद हैं। ये रीजन्स हम लोगों ने कम्प्लीटली कर लिए हैं, जो आप लोगों ने वहाँ पर किए हैं वही रीजन सबसे बेस्ट हैं। उतना उतना ही आपने इसका करना है और इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना। जी अभी एक ओवरव्यू लिया है मैंने सारे के सारे जोग्राफिकल रीजन्स पे, तो तकरीबन इसमें सारी की सारी वही बातें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी जिसको हम लोग जानते हैं। ट्रांजिशन एरियाज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका 1.5 पेज है। उसके बाद फिर कोई और टॉपिक इसके साथ हम ऐड करेंगे। देयर आर 6 जियोग्राफिकल रीजन्स each more or less separated from one another by water, mountain ranges or deserts. In between these geographical regions, however, are presented transitional areas where the fauna and flora of two neighboring regions are poorly separated or some of the biota may be transitional. Such areas can be seen as between Ethiopian and Pelagic region in the North Africa between ये भी तकरीबन वही बात है, imaginary line between them और सब कुछ ही वही है।